हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK लर्निंग सीरीज़। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी हीम मीन ब्लड एंड लोगो मीन स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड। इसमें हम देखेंगे कि ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में कैसे बनते हैं और कब से स्टार्ट होते हैं और कहाँ कहाँ बनते हैं। The production of blood cells in the bone marrow is called hemopoiesis, यानी कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को हमारी बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, हेमोपोएसिस। जो ये ब्लड सेल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होते हैं हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ से, फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन। द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल स्टार्ट एट थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ इन द यॉर्क सेल। यह यॉर्क सेल के अंदर हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में फ्रॉम द थर्ड वीक ये जो है ना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन तीसरे हफ्ते से हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये तीसरे हफ्ते में स्टार्ट हो जाती है। किसके अंदर? यॉर्क साइक के अंदर। फ्रॉम द थर्ड मंथ, यानी कि तीसरे हफ्ते से लेकर 3 मंथ के स्टार्ट तक ये जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो होती है यॉर्क साइक के अंदर। अगर हम देखें फ्रॉम द थर्ड मंथ टू ऑनवर्ड, यानी कि थर्ड मंथ से जो है ना ये स्टार्ट हो जाती है इन द लीवर। फ्रॉम द थर्ड मंथ इट स्टार्ट इन द लीवर, यानी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो है ना फिर वो लीवर के अंदर भी तीसरे मंथ से स्टार्ट हो जाती है। फ्रॉम थर्ड मंथ टू 9th मंथ, यानी कि तीसरे मंथ से 9वें मंथ तक ये लीवर के अंदर सिंथेसाइज होती जाती है। और फिर 9th मंथ से आगे ये स्टार्ट होती है in the spleen, lymphoids, gonad and posterior aortic valve. यानी from the 9th month it start in the spleen, lymphoid, gonad and posterior aortic valve. 9 month से आगे ये spleen के अंदर, lymphoid organ के अंदर, gonad के अंदर और posterior aortic valve के अंदर ये blood cells की formation start हो जाती है। At the birth, when baby born, जब बच्चा पैदा हो जाता है, from the birth till up to the puberty all bones are able to produce the blood cells, यानी कि बर्थ से स्टार्ट करके और अप टू द प्यूबर्टी तक हमारी तमाम बॉडी की जो बोन्स होते हैं वो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हैं। फ्रॉम द प्यूबर्टी ब्लड सेल प्रोडक्शन कंफाइंड ओनली इन लॉन्ग बोन्स एंड एक्सियल स्केलेटन। और प्यूबर्टी से आगे लेकर, यानी कि प्यूबर्टी से आगे ये जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है ये हमारी लॉन्ग बोन्स और एक्सियल स्केलेटन के अंदर होती है, जिसे हम कहते हैं मेडुलरी हेमोपोएसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बोन्स इज कॉल्ड मेडुलरी हेमोपोएसिस। अगर किसी वजह से ये ब्लड बोन्स के अंदर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाए, किसी इम्यून सिस्टम की वजह से, इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से या किसी भी डिजीज़ की वजह से जो ब्लड सेल्स फॉर्मेशन जो है बोन के अंदर कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, ये बोन मैरो के जो एप्लेजिया हो जाए, इसकी वजह से अगर ब्लड सेल्स जो है ना बोन्स के अंदर ना बन रहे हों तो फिर हमारी बॉडी को तो ब्लड सेल चाहिए होती हैं। फिर वो कैसे बनते हैं? वो जो होते हैं फिर वो प्रिकर्सल ऑर्गन के अंदर लाइक लिवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स के अंदर वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। If due to any reasons medullary hemopoiesis stop, then it start in the liver, spleen, lymph node. इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपोएसिस, यानी कि अगर किसी वजह से बोन्स के अंदर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कम हो जाए या स्टॉप हो जाए तो फिर ये ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? फिर ये ब्लड सेल्स लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर और लिम्फ नोड्स के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपोएसिस, यानी कि जो बोन्स के अंदर फॉर्मेशन होगी उसे हम कहते हैं मेडुलरी, और जो बोन से हट के किसी ऑर्गन में होगी उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपोएसिस। कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू एन अदर टाइप ऑफ सेल अंडर द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइंस हैविंग ऑटोक्राइन इफेक्ट, यानी कि एक सेल का दूसरे सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाना किसके इफेक्ट में? साइटोकाइंस के इफेक्ट में। वो कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑटोक्राइन इफेक्ट। ऑटोक्राइंस का मतलब होता है जिस सेल से रिलीज होता है उसी पे इफेक्ट करता है। ऑटोक्राइंस मीन
फ्रॉम इट रिलीज इट्स एक्ट ऑन दैट सेल, यानी जिस सेल से ये रिलीज होता है उसी पे एक्ट करता है। अगर हम ब्लड सेल्स में देखें तो इसके अंदर 3 ग्रैन्युलोसाइट होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल। क्योंकि इनके अंदर ग्रेन्स होते हैं, ये स्टेन्स को पिक कर लेते हैं, यानी कि जो ग्रेन्स स्टेन को पिक करते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट। So that is why neutrophil, basophil, eosinophil is called granulocyte. Lymphocyte and monocyte are called agranulocyte. ये lymphocyte और monocyte को हम एक granulocyte कहते हैं। lymphocyte और monocyte के अंदर भी granules मौजूद होते हैं, लेकिन ये स्टेन को पिक नहीं कर सकते। All the blood cells which are formed in the bone marrow are structurally and functionally mature. यानी कि वो सेल्स, ब्लड सेल्स जो बोन मैरो के अंदर बनते हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मैच्योर्ड होते हैं, एक्सेप्ट बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के अलावा ऑल दो सेल्स विच आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मैच्योर, यानी कि वो सेल बोन के अंदर ही स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मैच्योर हो जाते हैं। और जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है यह स्ट्रक्चरली मैच्योर तो होते हैं लेकिन फंक्शनली मैच्योर नहीं होते जब ये बोन मैरो से बनते हैं। और ये सेल फंक्शनल मैचुरेशन के लिए जाते हैं टू देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गन फॉर द फंक्शनल these cells go to their respective organ for the functional maturation। ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं फंक्शनल मैचुरेशन के लिए ये अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन की तरफ जाते हैं, के पास जाते हैं, सो दैट दे बिकम फंक्शनल मैच्योर। इनमें से जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट गो टू द थाइमस एंड बी लिम्फोसाइट गो टू द germinal cortex of lymph node। यानी टी लिम्फोसाइट फॉर द फंक्शनल मैचुरेशन गो टू द thymus glands which is present in the chest or mediastinum, and the B lymphocyte go to the germinal cortex of the lymph nodes। यानी कि B lymphocyte for the functional maturation it go to the lymph node, ये lymph node के पास functional maturation के लिए जाता है। अगर हम देखें there are 4 types of T cells। T lymphocyte जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, 4 किस्म के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड किलर टी सेल, नंबर 2 सुप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल एंड नंबर 4 इज मेमोरी टी सेल। ये 4 टाइप के सेल्स होते हैं, किलर टी सेल, सुप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स। किलर टी सेल जो होते हैं दे किल, डिस्ट्रॉय और न्यूट्रलाइज द एंटीजन विच कम्स फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी इनटू आवर सिस्टम। यानी कि यह किलर टी सेल जो होते हैं उस एंटीजन को, उस मैक्रोब्स को, उस फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या किल कर देते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर इंटर होता है बाय द फैगोसाइटिक प्रोसेस। यानी कि ये फैगोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू इस एंटीजन को, इस मैक्रोब्स को, इस फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज कर देता है। और जो सुप्रेसर टी सेल्स होते हैं दे सुप्रेस, इनका काम क्या होता है, दे सुप्रेस द इम्यून सिस्टम। जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ये उसको सुप्रेस करते हैं, नॉट टू अटैक ऑन आवर ओन बॉडी सेल। जब एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, उसने उसको एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना या न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया। और ये हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये मे बी प्रोबेबली ये कैन एक्ट ऑन द आवर इम्यून सिस्टम ऑन आवर बॉडी टिश्यूज। यानी कि इसमें ये चांसेस होते हैं कि ये हमारा बॉडी जो इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ है ये अपने ही सेल्स पर अटैक कर सकता है। और अपने इसको बचाने के लिए हमारे सुप्रेसर टी सेल्स होते हैं, जो ये टी सेल होते हैं जो सुप्रेस करते हैं इम्यून सिस्टम नॉट टू अटैक ऑन आवर ओन टिश्यूज। यानी कि ये सुप्रेसर टी सेल जो होते हैं ये सुप्रेसर टी सेल सुप्रेस द इम्यून सिस्टम नॉट टू अटैक ऑन आवर बॉडी टिश्यूज। यानी कि ये हमारी बॉडी टिश्यूज को उस इम्यून सिस्टम जो एक्टिव हुआ होता है उससे बचाते हैं। नंबर 3 इज हेल्पर टी सेल। इट हेल्प द इम्यून सिस्टम, हेल्पर टी सेल हेल्प द इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है उसकी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में। यानी कि हेल्पर टी सेल जो होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को
इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं जो फॉरेन बॉडी होते हैं या फॉरेन पार्टिकल होते हैं या एंटीजन होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में। इसका मैकेनिज्म देते हैं कि ये हेल्पर टी सेल्स कैसे हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं टू डिस्ट्रॉय द फॉरेन एंटीजन पार्टिकल और मैक्रोब्स। हेल्पर टी सेल का अगर मैकेनिज्म देखें, यानी हमने पढ़ा कि हेल्पर टी सेल्स हेल्प द इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। मिसाल के तौर पर अब कोई एंटीजन, बैक्टीरिया, कोई मैक्रोब्स, वायरस या फॉरेन पार्टिकल इंटर टू आवर बॉडी, ये बॉडी हमारी में इंटर होता है। इन आवर बॉडी देयर आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस हो गए, नेचुरल किलर हो गए और मोनोसाइट। जो मैक्रोफेजेस है ये मेनली वी कॉल देम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जब ये फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है, ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये एंटीजन को पिकअप करके, एंटीजन को रिकग्नाइज करके ये जो है प्रेजेंट कर देते हैं टू द CD4 T हेल्पर सेल। यानी कि CD4 T हेल्पर सेल देन causes the release of cytokines from the white blood cell। जब ये मैक्रोफेजेस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके हमारे इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि ये फॉरेन एंटीजन है, ये हमारा इम्यून सिस्टम फिर एक्टिव हो जाता है। मेनली CD4 हेल्पर टी सेल्स ये एक्टिव हो जाते हैं, ये काजेज करते हैं, यानी कि वजह बनते हैं रिलीज ऑफ साइटोकाइंस फ्रॉम द WBCs। ये जो साइटोकाइंस है ये WBCs जो ब्लड सेल्स हैं उनसे रिलीज होते हैं। ये जो साइटोकाइंस है देन एक्ट ऑन द मैच्योर बी लिम्फोसाइट, ये है साइटोकाइंस एक्ट करते हैं मैच्योर बी लिम्फोसाइट एंड कॉजेज द स्टिमुलेशन ऑफ मैच्योर बी लिम्फोसाइट। ये जो मैच्योर बी लिम्फोसाइट हैं ये एक्टिव हो जाते हैं जब साइटोकाइंस इन पर आके अमल करते हैं, इनको स्टिमुलस देते हैं। फिर इन मैच्योर बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल्स बनते हैं और मेमोरी सेल्स बनते हैं। प्लाज्मा सेल्स से फिर हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स होती है वो बनती है। इम्यूनोग्लोबुलिन G बनता है, A बनता है, M बनता है, A बनता है और D बनता है, जिसको अगर हम नमूने के तौर पर याद करें तो हम उसे कहते हैं गैम्ड। यानी कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये हमारी प्लाज्मा सेल से बनते हैं और ये प्लाज्मा सेल मैच्योर बी लिम्फोसाइट से बनता है और ये मैच्योर बी लिम्फोसाइट से मेमोरी सेल्स भी ओरिजिनेट होते हैं। ये है मैकेनिज्म, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन, कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ, मैक्रोफेज ने उसको रिकॉग्नाइज किया ये फॉरेन एंटीजन है, फिर इसने प्रेजेंट कर दिया हमारे इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम में फिर जो है ना अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया, इसने जो है ना साइटोकाइन रिलीज करा दिया फ्रॉम द वाइट ब्लड सेल। ये जो साइटोकाइंस है फिर हमारे बी लिम्फोसाइट पे एक्ट करते हैं और बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट हो जाते हैं और फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट हमारे पास जो होते हैं ना वो प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स जो बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये प्लाज्मा सेल्स से ही हमारे जो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बनती है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स बनती हैं। जैसे कि ये हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन G है, A है, M है, ED है, हम इनको नमूने के तौर पर याद करते हैं गैम्ड। यानी ये है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय दिस मैकेनिज्म। उसके बाद हमारे पास टाइप 4 है टी लिम्फोसाइट की, जिसे हम कहते हैं मेमोरी टी सेल्स। ये मेमोरी टी सेल जो होते हैं ये है, इनके पास जो होते हैं मेमोरी होती है एंटीजेन्स की, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर इंटर होते हैं वो उनकी जो मेमोरी होती है, उनकी जो पहचान होती है वो मेमोरी टी सेल के अंदर स्टोर हो जाती है। यानी कि ये मेमोरी टी सेल एंटीजन जो भी फॉरेन से आता है, मतलब आउटसाइड से बॉडी की तरफ इंटर होता है, तो वो उसकी जो मेमोरी होती है, उसकी जो यादाश्त होती है वो मेमोरी टी सेल्स के पास होती है। जब कभी भी मतलब जब ये पहले टाइम इंटर हुआ हमारी बॉडी के अंदर तो इसने मेमोरी टी सेल्स जो है ना उसको पहचान लिया कि ये फॉरेन एंटीजन है, फिर इसने स्टोर कर लिया कि फिर जब भी हमारी बॉडी में ये आएगा तो एज आ फॉरेन एंटीजन के तौर पर ये इसको जो है ना इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करवाती है, यानी इम्यून सिस्टम को बताती है कि ये भी फॉरेन एंटीजन है। यानी कि ये जो मेमोरी टी सेल्स होते हैं इनके पास एंटीजन जो होता है फॉरेन एंटीजन उनकी मेमोरी होती है। अगर हमारे पास ये मेमोरी टी सेल्स ना हो तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। नो, इसके अंदर जो है ना अगर हमारे पास मेमोरी टी सेल्स ना हो तो ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारे पास एक मेमोरी सेल्स ही नहीं होगा, हमें ये भी पता नहीं होगा कि
आइदर इट इज़ अ फॉरेन पार्टिकल, आइदर इट इज़ अ नेटिव पार्टिकल, या कि ये बाहर का हम कोई पार्टिकल है, या मैक्रोज है, कोई एंटीजन है या हमारे अंदर का है। तो जब ये भी पता नहीं होगा तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना कोई खातर का रिस्पॉन्स नहीं देगा इसको। जैसा कि मिसाल हम लेते हैं HIV जाकर जो हमारे टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो हमारे टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है आफ्टर एंटरिंग आवर बॉडी, देन देयर इज नो इम्यून रिस्पॉन्स इज अकर। इसके अंदर फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, इसीलिए हम इसे कहते हैं HIV इज इम्यूनो कम्पिटेंट, यानी HIV जो है इम्यूनो कम्पिटेंट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बी लिम्फोसाइट, हमने देखा टी लिम्फोसाइट जो फंक्शनल मैचुरेशन के लिए थाइमस के पास जाता है, जो प्रेजेंट होता है चेस्ट और मीडियस्टिनम। और बी लिम्फोसाइट फंक्शनल मैचुरेशन के लिए जब ये बोन के अंदर बनता है, ये स्ट्रक्चरली मैच्योर तो होता है, लेकिन फॉर द फंक्शनल मैचुरेशन इट गो टू द लिम्फ नोड कॉर्टिकल जर्मिनल कॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड, यानी कि ये लिम्फ नोड के पास जाता है फॉर द फंक्शनल मैचुरेशन। अब हम देखते हैं कि यह कैसे फंक्शनली मैच्योर होता है इन द लिम्फ नोड। ये फर्स्ट कन्वर्ट होता है बी लिम्फोसाइट इनटू द बी स्मॉल बी lymphocyte, then into the small cleaved B lymphocyte, then large cleaved B lymphocyte, then small non-cleaved B lymphocyte, then eventually non-cleaved B lymphocyte, और लास्ट में जो होता है यह लार्ज नॉन क्लीव्ड बी lymphocyte से बी मैच्योर बी lymphocyte बन जाता है। यानी कि एक सीरीज के तहत ये सीरीज जो होती है लिम्फ नोड में मतलब हो रही होती है। एक सीरीज के तहत जो हमारी मैचुरेशन होती है बी लिम्फोसाइट की, वो लिम्फ नोड के अंदर होती है। उसमें से पहले बी लिम्फोसाइट आता है लिम्फ नोड के अंदर स्मॉल बी लिम्फोसाइट के तौर पर, फिर ये स्मॉल बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट होता है इनटू द स्मॉल क्लीव्ड बी लिम्फोसाइट, फिर ये इसकी जो है ना मॉडिफिकेशन होती है इनटू द लार्ज क्लीव्ड बी लिम्फोसाइट, देन इट्स मॉडिफाइड इनटू द स्मॉल नॉन क्लीव्ड बी लिम्फोसाइट, देन it convert into large non-cleaved B lymphocyte and eventually it convert into the mature B lymphocyte, और आखिरकार हमारे पास mature B lymphocyte बन जाता है। हमने देखा कि हमारी बोन्स के अंदर ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है, यानी कि थर्ड वीक के दौरान ये यंग सेल के अंदर जो है ना ब्लड की फॉर्मेशन होती है। फ्रॉम द third month it start in the liver, from the 9th month it start in the spleen, and from birth it start in the bone marrow up to puberty it start in all bone marrow, and from the puberty it start in long bones and axial skeleton. That is it. Thank you for watching. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।